नमस्कार, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं मनोज कुमार, आपकी क्लास है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर यूपी गवर्नमेंट, सब्जेक्ट हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा पार्टीशन है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लगभग 3 क्लास या 4 क्लास हो चुकी होंगी आपकी। इन क्लासों में हमने अब तक जो पढ़ा है वो ये है कि मध्यकालीन भारत में कौन से विषय, क्या स्रोत हैं जानने के, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का वर्गीकरण क्या है और हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। उनसे संबंधित स्रोतों में हमने लगभग 30 से 35 बुक किसने लिखी, क्या उनमें विवरण है, किसकी जानकारी देते हैं, कब की जानकारी देते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि भारत में किस प्रकार गजनवी और गौरी के आक्रमणों का सिलसिला तुलना हमने की कि गौरी क्यों आना चाहता था, गजनी क्यों आना चाहता था। उम्मीद है कि वही आपको लगभग सारे फैक्ट क्लियर भी हुए होंगे। और महमूद गजनवी जो सुबकतगीन का दामाद और गुलाम का अल्पतगीनी के दामाद और गुलाम सुबकतगीन का पुत्र था और बड़ा पुत्र महमूद गजनवी लगभग 1008 के तक, या जो वहिंद की लड़ाई है जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे हिंदू शाही वंश के शासक जो चाहते हैं इसमें लाइव देखते हैं, भाई कोई लाइव बच्चा मिल जाए तो हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा बच्चा आए लाइव जो पढ़े, वार्तालाप हो, बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, इंटरेक्शन हो। क्योंकि बिना बातों के, बिना वार्तालाप के हमारी हर कक्षा क्या है, वैसे तो ऑनलाइन मोड है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भाई कोई बच्चा है तो वो ऑनलाइन लाइव जुड़े, ताकि कोई क्वेश्चन क्वेरीज हों उसके माध्यम से। कई बार क्लास में क्या होता है, बच्चों एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसके माध्यम से पूरी क्लास को रेगुलेट करके टीचर उस विषय को और अच्छे से एलोबरेट करता है, समझाता है। ताकि कभी बच्चे पे झिझक वाले होते हैं, वो नहीं पूछ पाते, तो उस बच्चे के माध्यम से उन बच्चों को भी समझ में आ जाता है जो नहीं पूछ पाते। इसीलिए हम ये जोर देते हैं कि भाई चाहे क्लास ऑफलाइन मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, कम से कम आप 1-2 बातें करें, प्रश्न पूछे, वाद विवाद हो, संभवते बशर्ते वो क्वेश्चन आपका टॉपिक से रिलेटेड हो। तो लास्ट क्लास में हम चला रहे थे कि महमूद जो गजनी है, जो महमूद गजनी है वो यामिनी वंश का था, जो कभी ईरान से शिफ्ट हुआ था तुर्की अरबों के आक्रमण के कारण। और तुर्की में बर्बरता तो थी, लेकिन उतनी बर्बरता नहीं थी जितनी मंगोलों में थी। तो 1009 में वहिंद के युद्ध में आनंदपाल जो जयपाल का पुत्र था, जयपाल ने तो भाई आत्महत्या कर ली थी, 25 हाथी देकर, कुछ पैसे देकर उसने अपने बच्चों को और पुत्र या रानियों को छुड़वाया था। तो जयपाल उस सदमे को नहीं सह पाया और अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। आनंदपाल उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन संयुक्त मोर्चा जो बनाया था तो उसमें उतनी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी जीतने की, क्योंकि हाथी उसका गड़बड़ कर देता है। और महमूद ने 1009 में आनंदपाल की पराजय के बाद अलवर राज्य में स्थित एक नारायणपुर नामक स्थान को जीता। लगभग हम जो है भारत के इतिहास की जानकारी के हिसाब से अलवर के क्षेत्र में भी यहाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया, इधर अलवर में उसने 1010 में किस जगह को जीता? नारायणपुर को।
और ये आक्रमण करता है आनंदपाल को। और आनंदपाल आपका कहाँ पर है, इस जगह पर आपका कौन सा वंश था, हिंदू शाही वंश। तो थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए भाई हिंदू शाही वंश कहाँ है, कौन सी जगह पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। और 1014 में उसने यहाँ पर थानेश्वर पर आक्रमण किया। तो 1014 में वो थानेश्वर पर आक्रमण करता है और 1010 में नारायणपुर अलवर पर। तो कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन कैसे हो जाता है कि बीच में 1010 में और आक्रमण करता है, मुल्तान पर। मुल्तान पर यह आक्रमण करता है 1010 में। क्रम लगाना आ जाए कि भी कहां पर कब आक्रमण हुआ। तो ये मुल्तान का इसका दूसरा आक्रमण था। इससे पहले 1008 में भी आक्रमण करता है। तो मुल्तान पर 1010 में और 1008 में भी आक्रमण किया। तो मोस्टली ये उत्तर पश्चिमी भारत पर ही आक्रमण करके रहता है, क्योंकि उद्देश्य क्या था इसका, संपत्ति लूटना, संपदा लूटना, धन संपदा लूटना। और सभी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर नगर को लूटता हुआ थानेश्वर से ये चला गया। उस वक्त शासक कौन था, एक कहते हैं कि मार्ग में उसने डेरा के शासक, एक जगह है राजा राम, राजा राम के साथ भी युद्ध होता है परंतु उसकी पराजय हुई। राजा राम की कोई छोटा मोटा राजा था, ये वो नहीं था जो राजा राम आप जाट शासक समझ रहे हो, वो राजा राम नहीं है। तो मुल्तान और थानेश्वर, तो थानेश्वर के पास डेरा के, चलो इसी में हम मानेंगे इसको, थानेश्वर के पास एक डेरा नामक जगह पर आक्रमण करता है और उसकी संपत्ति या संपदा लूटकर, मकसद तो यही था उसका भाई संपदा लूटना, चलो कोई बात। फिर जाता है 1018 में, थानेश्वर की रक्षा की कोई सेना नहीं थी, असफल था। और फिर लास्ट में आता है 1014 में, नंदन राज्य है त्रिलोचनपाल उड़ीसा के आसपास, यानी कि 1015-16 में कश्मीर में संग्राम वंश लोहार, यहीं पर संग्राम वंश लोहार और 1014 में ही यहाँ पर आक्रमण करता है संग्राम वंश का। तो यहाँ ऐसे यह भी कश्मीर में ही है संग्राम लोहार वंश। और रानी दीदा जो है यहाँ की प्रमुख शासिका, लेकिन रानी दीदा इस वक्त नहीं है, वो बाद में आएगी। यहाँ लोहार वंश की पूछा हुआ है कि रानी दीदा किस वंश से संबंधित थी। तो उत्बी क्यों कहता है कि 1018 में महमूद कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए, मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कन्नौज। और 1018 में यहाँ पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी कन्नौज पर। और कन्नौज पर जब आक्रमण किया तो शाही वंश के शासक त्रिलोचनपाल, यहाँ का था शाही वंश का शासक, हिंदू शाही वंश का ही पार्ट है ये। यहाँ पर था त्रिलोचनपाल। जब इस पर आक्रमण किया तो त्रिलोचनपाल पंजाब की तरफ भाग गया कन्नौज से, और पूर्वी पंजाब में भाग खड़ा हुआ। पूर्वी पंजाब का मतलब क्या हुआ, कन्नौज से पूर्वी पंजाब जो आज आपका ये वाला हिस्सा। और मथुरा के निकट महावन में यदुवंश के शासक कुलचंद, और जो 1018-19 में ही आपका मथुरा में भी आक्रमण करता है। एक 1018 में 19 में मथुरा पर आक्रमण करता है और कन्नौज पर आक्रमण करता है फिर से। और यहाँ पर है राज्यपाल,
इस वक्त, यानी कि 1018-19 में फिर यहाँ पर राज्यपाल 18 में त्रिलोचन पाल है। त्रिलोचन पाल तो पूर्वी पंजाब में भाग गया, मथुरा में भी ये शासन करता है। और यदुवंश के शासक हैं मथुरा के निकट महावन में कुलचंद। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो ना भाई, तो यहाँ जरूर आपका एक प्रश्न बनता है कि है कौन शासक। तो कुलचंद मथुरा में है, राज्यपाल दोबारा से कन्नौज में है, उससे पहले त्रिलोचन पाल शाही वंश कन्नौज में है, और तानाश्वर में राजा राम है, संग्राम वंश लोहार 1014 में है, नारायणपुर 1010 अलवर में है, मुल्तान में 1010, उससे पहले 1008-9 में वहिंद। सारे कंप्लीट हो गए। और मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया कुलचंद ने, कुल ही मिट गया, सारे मंदिर तोड़ दिए, इच्छा अनुसार लूटमाट की। और हिंदुओं का जो महान तीर्थ स्थल था वहां लगभग हजारों मंदिर थे। अब उत्बी क्या कहता है? उत्बी के कथा अनुसार महमूद गजनवी ने मंदिरों में सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जुड़ी हुई मूर्तियां, हजारों मूर्तियां थी, और उसमें कुछ सोने की मूर्तियां 5-5 हाथ ऊंची थी। उत्बी कहता है कि 5-5 हाथ ऊंची का मतलब लगभग 5 हाथ मेरा इतना है तो इसको 5 हाथ ऊंचा कर दो तो कम से कम 10 फुट हो जाएंगी। और ऐसी मूर्तियां जिनमें से एक में 50-50 हजार दिनार के मूल्य के सोने के रत्न आभूषण जड़े हुए थे। इतना सोना था, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, ऐसे थोड़ी कहा जाता है भाई। तो अतुल धनराशि, उनके नीचे फिर धनराशि गड़ी हुई वो अलग, एक तो मूर्तियां इतनी बड़ी हैं, फिर उसके नीचे भी धनराशि है, वो सारी मथुरा के लगभग हजारों मंदिरों में ऐसा था, और उन सबको लूट लिया। तो महमूद ने मथुरा का कोना कोना लूट लिया, मथुरा को तोड़ दिया। तो मथुरा की एक खासियत बात क्या है बच्चों, कि यहाँ पर उत्बी जो इसका साथ आता है, कहती कि हजारों मंदिर लूटे तोड़े, हजारों मंदिर लूटे, और 5-5 हाथ ऊंची, 5-5 हाथ ऊंची स्वर्ण मूर्तियां उठा ले गया, जिनमें लगभग 50,000 दिनार स्वर्ण मूल्य था। और इनके नीचे कोने कोने को लूट लिया उसने। सोच के देखो, कोने कोने को लूट लिया, 50-50 हजार दिनार का मूल्य उसकी राशि मानी जाती है। तो यहाँ लाइन टू लाइन लिखवाने का मकसद नहीं है, औचित्य नहीं है, पॉइंट है, समझ में आना चाहिए, फिर आपके नोट्स भी होंगे, या फिर इनको बाद में भी आप लिख सकते हो, साथ साथ नहीं। तो सोने चांदी की 5-5 हाथ फुट की ऊंची मूर्ति ले गया, 50-50 हजार दिनार के मूल्य के ये मूर्तियां उठा ले गया, रत्न आभूषण जुड़े हुए, इनके नीचे भी खजाना निकला, कोना कोना लूट लिया, मंदिर मंदिर नष्ट कर दिया, और सभी मूर्तियों को तोड़कर धन की बाती अपने साथ ले गया, नगर को कर दिया बर्बाद। ये उत्बी कहता है मथुरा के बारे में। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि उत्बी ने कहाँ के गजनवी के आक्रमण को यह कहा कर बताया कि वहां इतनी मात्रा में संपदा उसको प्राप्त हुई, यानी कि सोमनाथ के अलावा। अब ऐसे में मथुरा के निकट ही एक भव्य स्थान वृंदावन है। उत्बी कहता है वृंदावन में भी यही दशा हुई, और वृंदावन की महमूद को लूट कर अपार धन मिला, और वहां से महमूद कन्नौज गया। कन्नौज यानी कि इधर जहां का शासक राज्यपाल, देखो ये शाही वंश का है, और यहाँ का शासक है आपका अब गुर्जर प्रतिहार। एक 1018-19 में ये कन्नौज जाता है, जहां का शासक राज्यपाल बिना युद्ध लड़े ही भाग गया, और कन्नौज को महमूद ने लूट लिया। इसने युद्ध नहीं लड़ा। उसके पास महमूद ने कानपुर के निकट मंझावन नामक स्थान पर, अब ये ध्यान रखना, कानपुर के निकट मंझावन नामक स्थान पर आक्रमण किया, जो ब्राह्मणों के किले के से प्रसिद्ध, यानी कि ये तो गया भाग, बिना युद्ध लड़े किए भाग गया।
फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी कहाँ जाता है? इसके बाद कानपुर के निकट, यानी कि मेन अगर हम बात जाएं तो जो मोहम्मद गजनवी है ये इसने कन्नौज का जो 1018-19 में क्या हो रहा है भाई आज, ये है कन्नौज। ये एक्चुअली क्या है, बोर्ड है छोटा और मेरी आदत है थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करना। कन्नौज पे 1018 और 19 में यहाँ पर है राज्यपाल। तो महमूद गजनवी जब यहाँ पर आक्रमण करता है तो इस आक्रमण के बाद मामला कहाँ जाता है? वो यहाँ जाता है कानपुर के पास। अब कानपुर पे जाता है, ये भी लगभग 1018-19 की ही बात है। और ये उनकी परिस्थितियां सही समझ में जरूरी है। अब यहाँ कन्नौज में कानपुर के पास एक ब्राह्मण दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध एक जगह है और उस जगह का नाम है बच्चों मंझावन। मंझावन पर आक्रमण करते हैं। अब यूपी का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पर भी पूछ लेंगे ना, तो पहले यहाँ पर और फिर दूसरे नंबर पर कहाँ पर? कानपुर के पास मंझावन नामक जगह पर एक स्थल है जो ब्राह्मणों के किले से विख्यात था। 25 दिन तक महमूद किले को न जीत सका, यानी कि 25 दिन तक इसको नहीं जीत पाया। 25 दिन तक महमूद गजनवी को कोई सफलता नहीं मिली यहाँ पर। और उसके बाद उसने किले के स्त्री और बच्चों को जल मरे और पुरुष युद्ध में, यानी कि फिर उसको जीतता है। स्त्री बच्चे जल मरे युद्ध में, बच्चे तो जब जोर पर था वही हो गया कि युद्ध में खपा हो गए, खता हो गए, सारों का विनाश हो गया। तो ये ब्राह्मण दुर्ग पूछ लेते हैं यहाँ पे मंझावत का। और उसके बाद 80 यानी कि वाराणसी, तीसरा 80 का मतलब 80 और वर्ण दो नदियां हैं, तो ये 80 जो है वो वाराणसी का ही क्षेत्र दर्शाता है। यहाँ पर आक्रमण करता है तीसरे नंबर पर, यानी कि इन दोनों जगह को छोड़कर। तो 80 जो आरण घाट 80 घाटों के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर आक्रमण करता है। और चंद्रपाल यहाँ का शासक, अब ये जो चंद्रपाल है ये करता क्या है, क्या गतिविधियां होती हैं? और सिरसावा, तो वाराणसी के शासक चंद्रपाल और सिरसावा जो सहारनपुर के निकट है, शासक चांदराय। सिरसावा यहाँ पर है सहारनपुर के निकट, गलत मत कर देना। मतलब कि यहाँ पे चंद्रपाल जो है यहाँ का शासक है और सहारनपुर का जो सिरसावा नाम लिखा है इसका जो शासक है वो है आपका चांदराय। तीसरा आक्रमण इन पर होता है, मतलब कि यूपी के हिसाब से। तो ये जो आक्रमण हुआ सहारनपुर के पास चांदराय, तो उसका मुकाबला नहीं किया और मार्ग में अन्य स्थानों पर भी महमूद का मुकाबला करने वाला नहीं मिला। तो न तो 80 में इनको रोक पाया कोई, न सहारनपुर या सिरसावा में इनको रोक पाया। चंद्रपाल और चांदराय दोनों
गायब हो गए। और राज्यपाल तो क्या है, कन्नौज का जो गुर्जर प्रतिहार का शासक है वो बिना युद्ध करे ही भाग गया। अब महमूद के वापस जाने के पश्चात जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, महमूद के वापस जाने के बाद जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी, तो ये सारा आपका वही, ये जो क्षेत्र है लगभग ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड में होगा क्या, यहाँ के शासक थे विद्याधर गोंड। विद्याधर गोंड ने क्या किया, कुछ हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया और उनका उद्देश्य था कि ये जो राज्यपाल है ये बड़ा कायर है भाई, और ये बिना युद्ध के ही भाग गया, तो इसको दंड दिया जाए। तो उनका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को दंड देने का। और राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने में महमूद से बिना युद्ध किए भाग कर जो शरण ली, इधर उधर घूमता फिरा, तो एक बड़ा अपराध था और इन राजाओं ने राज्यपाल को मार दिया। यानी कि एक संघ बनाता विद्याधर गोंड, राज्यपाल कहते हैं कि मथुरा का और इनका कन्नौज का शासक जो गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र, उसकी रक्षा नहीं कर पाया और मथुरा वृंदावन को लूटा, इसके लिए जिम्मेदार है राज्यपाल, चलो इसको मार देते हैं। तो राज्यपाल को घेर घोट के मार दिया, चलो कोई बात नहीं भी। अब महमूद ने विद्याधर को दंड देने का फैसला किया और वो महमूद जो है इस पर 1019 में आक्रमण करता है कि भाई तू कौन है, तू उस वक्त युद्ध करने क्यों नहीं आया, फिर तुझे इतनी चिंता थी। अब जैसे ही जो महमूद इस पर आक्रमण करता है तो हिंदू शाही राजा जो त्रिलोचन था इस बार यमुना नदी के निकट मुकाबला करता है। त्रिलोचन पाल लगभग जो राज्यपाल का पुत्र है, प्रतिहार वंशीय। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि नारायण पाल, थोनासुरा, त्रिलोचन पाल, ये फिर से मैं बता रहा, त्रिलोचन पाल किसका पुत्र है, राज्यपाल का। तो वो शासक था और उसने क्या किया, साहसी था और अवसर पर वह चंदेलों के साथ दे रहा था। जब त्रिलोचन पाल ने क्या किया कि जब हिंदू शाही शासक यमुना नदी के निकट उसका मुकाबला कर रहा था तो त्रिलोचन पाल इस अवसर पर चंदेलों का साथ दे रहा था, जो चंदेल शासक आपके मध्य प्रदेश में ही। और परंतु महमूद ने उसे परास्त किया था, वो भाग खड़ा हुआ था। वहां से महमूद बरी की ओर आगे बढ़ा और उसने प्रतिहारों से कन्नौज को लूटा। उसके पश्चात अपनी राजधानी बना लिया कन्नौज को। अब राज्यपाल का जो पुत्र है त्रिलोचन पाल प्रतिहार, वहां उसके भय से भी भाग खड़ा हुआ जब आगे चलता है तो। और जो मुख्य शासक था विद्याधर, उसको परास्त करने के लिए महमूद गजनवी आया था, विद्याधर को परास्त करने के लिए। अब विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड की सीमा पर पहुंचा 1020-21 हो गया यहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि 1019 में पहले ये किसको निपटता है, त्रिलोचन पाल को। त्रिलोचन पाल कन्नौज से बरी भाग गया, तब तक हो जाएगा 1020-21। 1020-21 में फिर आता है ये किसकी तरफ, यानी कि यहाँ तो ये करता है फैसला, विद्याधर को दंड देने का फैसला करता है। बीच में किसको मरा हार जाता है, ये त्रिलोचन पाल को हराता है। फिर आपका 1020-21 में आता है विद्याधर को देखने। अब ये विद्याधर जो है क्या करेगा फिर, अब कहते हैं कि विद्याधर की विशाल सेना को देखकर महमूद को घबराहट हो गई थी, परंतु शाम के छुटपुट में ही हिंदुओं की सेना एक भाग, मतलब कि एक सेना का एक टुकड़ा जो भाग है वो भाग खड़ा हुआ, और सेना का टुकड़ा भाग खड़ा हुआ तो संभवतः है किसी अन्य कारण से या किसी छुटपुट युद्ध के कारण विद्याधर साहस को बैठा। फिर तुम जो है खुद भाग खड़े हुए रात को अंधेरे में, और शत्रु की सेना, प्रातःकाल शत्रु को देखकर सेना में भगदड़ मच गई और काफी मात्रा में लोगों का क्या हुआ, वध हुआ, और विद्याधर का साहस छोड़ देना उसके राज्य के लिए विनाशकारी हुआ।
काफी लूट खसोट जो भी होना था हुआ। तो महमूद ने संपूर्ण राज्य को लूटा, सारी संपत्तियां ले ली और 1021-22 में महमूद वापस लौट गया। मार्ग में वो किसको वापस जाता है, तो यहां इसको लौटता हुआ वापस जा रहा है, रिटर्न जब होता है इसको मारकर, तो यह है ग्वालियर। ये कौन सी जगह है, ग्वालियर। तो ग्वालियर का जो शासक है कीर्तिराज, ग्वालियर का शासक है बच्चों कीर्तिराज, उसको संधि करते हुए जाता है, बाध्य करता है। कीर्तिराज को संधि के लिए बाध्य किया। वापस जाते हुए विद्याधर को हराने के बाद ग्वालियर में वो संधिराज को क्या करता है, सॉरी कीर्तिराज को संधि के लिए बाध्य करता है और महमूद कालिंजर के किले के सम्मुख पहुंचता है। कालिंजर का दुर्ग और किले का समय जो घेरा है बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिका, परंतु वो बड़ा घेरा था लेकिन जीत पाया भी नहीं। महमूद गजनवी किलिंजर को नहीं जीत पाया और विद्याधर ने संधि की बातचीत की और महमूद ने उसे स्वीकार कर लिया और महमूद ने विद्याधर को 15 किले इनाम के रूप में दे दिए। यानी कि जब इससे संधि हुई तो विद्याधर भी संधि करता है और बदले में 15 किले महमूद गजनवी से मित्रता के रूप में प्राप्त करता है और उसके बाद महमूद वापस चला गया। यानी कि इसके बाद 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, बीच में चौथा आपका त्रिलोचन पाल को हराना, 5वां आपका विद्याधर को हराना, 6ठा ग्वालियर के कीर्तिराज को बंध्य करना और 7वां विद्याधर को ही संधि करता है। यानी कि इसके साथ फिर ये संधि भी करता है, लास्ट में विद्याधर खुद कहता है, और 15 किले भी प्राप्त करता है। ये ध्यान रखना, ये 7वां स्टेप है, 7th। पहला क्या है कन्नौज पर, दूसरा क्या है आपका कानपुर के पास ब्राह्मण दुर्ग, तीसरा क्या है 80 के पास, चौथा क्या है आपका कि जो त्रिलोचन पाल है उसको हरा देता है, वो भाग जाता है, और 5वां क्या था विद्याधर को मजबूर करता है, 6ठा क्या है कीर्तिराज को मजबूर करता है, 7वां क्या है फिर संधि करता है और किससे प्राप्त करता है महमूद गजनवी से, वो 15 किले प्राप्त करता है। ये चीजें ध्यान रखना। ऐसे ही सिस्टम समझ में आता है बच्चों। वरना ये क्या है आपका फारस, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और हम टॉपिक क्या कर रहे हैं गजनवी। 1000 से लेकर 1027 है, और ये पहली बार हमारा नक्शा अच्छा नहीं बना तो हमें कोशिश भी करनी चाहिए। तो ये अभी तक क्या घटनाएं घटी, 1022 तक आ गया मामला। 1024 में महमूद एक विशाल सेना फिर लेकर आता है यहां से। 1024 में फिर आता है क्योंकि स्वाद आ गया भाई, मजा आ गया। और 1024 में ये फिर आता है तो होगा क्या, सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए कैसे चला, क्या किस्सा है। काठियावाड़ गुजरात तट पर ये है सोमनाथ।
और जब ये विद्याधर को हरा रहा था, हिंदू शाही वंश को हरा रहा था, तो यहाँ के जो पंडित थे वो चिल्ला रहे थे। और यहाँ पर शासक है चालुक्य वंश। जिनको सोलंकी भी कहते हैं। और ये शासक है यहाँ पर भीम प्रथम। भीम प्रथम यहाँ का शासक है। और जो भीम प्रथम जनाब शासक हैं यहाँ, वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं कि गजनवी कब आक्रमण करे। नहीं, यहाँ के पंडित जो थे, मंदिर के पुजारी, कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मलेच्छ में दम है तो वो सोमनाथ पर आक्रमण करके दिखाए, और जो सोमनाथ पर आक्रमण करे तो पता चले कि वहां उसमें तीसरी नेत्र खोल के भगवान शिव उसको क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये बातें थी। तो समुद्र तट पर बना हुआ शिव मंदिर भारत में सबसे अधिक प्रतिष्ठित, लाखों व्यक्तियों की प्रतिदिन की भेंट। आपको बताऊं कि लाखों व्यक्तियों की प्रतिदिन भेंट आती थी, वो तो अलग ही थी। और इसके अलावा 10,000 गांव की आय भी। सोच के देखो, प्रतिदिन यहाँ पर जो है, मान लो ये क्या है, 10,000 गांव हैं, 10,000 गांव की आय प्रतिदिन यहाँ जाती थी। प्रतिदिन यहाँ 10,000 गांव की आय, यानी कि रेवेन्यू, भू राजस्व के इक्विवेलेंट। और स्वयं शिवलिंग जो हो बीच में अधर में अटका हुआ था, संभवतः मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण शिवलिंग बीच में अटका हुआ था। और 200 मन की सोने की जंजीर से उसका एक घंटा बंद हुआ था, यानी कि 200 मन सोने की जंजीर से एक घंटा बंधा हुआ था। 200 मन, एक मन इक्वल टू 40 किलो। सोच के देखो कितने मन का होगा। और 350 स्त्री और पुरुष प्रतिदिन लगभग शिवलिंग की आराधना करते थे, नाचते थे, गाते थे। भूगर्भ स्थल पर सोमनाथ शिव का मंदिर अद्वितीय, पुजारी दम से अधीन। बोलते हैं कि मलेच्छ में दम है तो सोमनाथ पर आक्रमण करके दिखा, और तीसरे नेत्र से भगवान तुझे भस्म नहीं कर देंगे। अब सोमनाथ पर आक्रमण करने की बात इसको यहीं पर सुन गई थी। तब तो 1022 में वो चला गया, 1024 में वो फिर आता है। चलो भी देखते हैं क्या दम है। तो जो ये जो अपने शासक हैं भीम प्रथम, ये बोलते भाई कुछ दम भी है या नहीं है, या वही तुम चिल्ला रहे हो कि मरवा दो मुझे, वो आएगा लूट फाट के जाएगा। नैना जी चिंता ना करो, शिव जी भस्म कर देंगे। अरे तो शिव जी भस्म तब करें जब तुम्हारे अंदर सैन्य शक्ति हो। फिर भी भीम ने कहा कि, कहते हैं कि तैयारी भी की, कोई एक गुफा भी बनवाई मंदिर से राजमहल को जोड़ती हुई, कहीं गुप्त स्थान पर एक गुप्त स्थान या मार्ग बनवाया ताकि सुरक्षा बचा जा सके। अब हुआ क्या, जैसे ही महमूद गजनवी आक्रमण करने आता है तो 1050 काठियावाड़ की राजधानी अनहिलवाड़, इनकी यानी कि ये जो गुजरात शासक जो था ना, मामला सारा कहाँ पर है, ये राजधानी क्या है गुजरात के शासकों की, अनहिलवाड़। यहां पर पहुंचता है 1025 में महमूद गजनवी पहुंच गया। और राजा भीमदेव जो है वो कहते हैं कि छोटा मोटा लड़ाई और भाग खड़ा हुआ, और महमूद गजनवी ने उसकी राजधानी को खूब लूटा। और जो पंडित बोल रहे थे कि ये हो जाएगा वो जाएगा, सबसे पहले भाग खड़े हुए। आते ही उसने वो घंटा तोड़ा, उठा लिया, शिवलिंग तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। और मंदिर में हजारों हिंदू भक्त एकत्रित हो गए थे और पूर्ण विश्वास के साथ युद्ध के लिए तत्पर थे। चलो, महमूद को पहले दिन का आक्रमण सफल नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन वो मंदिर के प्राचीर में एंटर हो गया, और युद्ध में 50,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। महमूद ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया, छत से लगे हुए चकमक पत्थर को हटा दिया, शिवलिंग को तोड़ दिया, 200 मन का घंटा उठा लिया और अपने खजाने में रख लिया। और कहते हैं कि अतुल संपत्ति लेकर लूट गया। तो 1025 में महमूद गजनवी, ये लगभग कई जगह कहते हैं दिसंबर 25 था, उस हिसाब से उसने आक्रमण किया। अब यहाँ जब भी महमूद गजनवी आता था तो ये जो एरिया है, जैसा आप देख रहे हो, मैंने शुरू से समझाया भी था, इस एरिया में यहाँ से जाता था। यह है सिंध एरिया,
और यहाँ पर रहते थे जाट, और कहते हैं कि आते जाते इसको बहुत परेशान करते थे। तो इसने कहा कि बाद में देखूंगा तुम लोगों को। तो इसका लास्ट आक्रमण जो है वो सिंध के जाटों पर होता है महमूद गजनवी का 1027 में। तो 1027 में इसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों पर हुआ, और कहते हैं कि खोखरों ने ही फिर इसको बाद में पराजित भी किया। खोखर जो जाट वंश की जाति थी, आज वहां पर अभी सारा पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो 1030 में गजनवी की क्या होगी, मृत्यु होगी। ये सिस्टम स्थापित होता है कब तक, जब तक गजनवी आक्रमण करता है। तो महमूद गजनवी के आक्रमणों को आप किस एंगल से देख सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से कट्टर था, महमूद शिक्षित और सुसभ्य था, वह विद्वानों का कलाकारों का सम्मान भी करता था। उसमें गणित, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत उच्च कोटि को विद्वान था अल्बेरोनी, ठीक, इतिहासकार उतबी, ठीक। अब देखो कौन कौन थे महमूद गजनवी के दरबार में। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन व्यक्ति थे, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखो। किस्से कहानियां तो भाई इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप समझो कि भारतीय शासकों की क्या खामियां थी। कई बार कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो गलत न हो। तो 17 बार आक्रमण किए, लास्ट का आक्रमण सिंध के जाटों पर था। कैसे गुर्जर प्रतिहार, कैसे त्रिलोचनपाल, राज्यपाल, कीर्तिराज, ये सारे कैसे बंधन हुए, क्या संधि, सब बता दिया। अब बात करते हैं, क्या वो पढ़ा लिखा था महमूद गजनवी, क्या अकबर की तरह अनपढ़ था, अलाउद्दीन खिलजी की तरह अनपढ़ था, या समझदार था। तो महान विद्वान, समय के महान विद्वान, शिक्षित और सुसभ्य, यानी कि ये क्या है, स्वयं शिक्षित था और सुसभ्य था। अब इसके दरबार में कौन कौन थे, उतबी, अल्बेरोनी, ठीक, उतबी है, अल्बेरूनी है, और फरावी, और बैहाकी। किसको युद्धबंदी के रूप में प्राप्त करता है, पता ही है, शुरू में बताया था, युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया, ठीक है। और इसी ने पुस्तक क्या लिखी थी युद्धबंदी के रूप में, अल्बेरू ने किताब उल ए हिंद, ध्यान रखना, किताब उल हिंद या किताब तहकीक हिंद, किताब अलग से हिंद नहीं है, ठीक। और गणित, दर्शन और ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था ये। अल्बेरूनी जो था युद्धबंदी के रूप में तो था, लेकिन गणित का भी ज्ञान था, ज्योतिष का भी ज्ञान था, संस्कृत का भी ज्ञान था, और भारतीय दर्शन को भी ये जानता है। लेकिन वो बात अलग है कि अबुल फजल अकबरनामा लिखने वाला संस्कृत के लिए और विद्वानों को लेके आता है। तो गणित, दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत अल्बेरूनी। उतबी ये जो था दर्शन शास्त्र का ही ज्ञाता था, ये भी इसके साथ आया, ये दर्शन शास्त्र का था। तो दर्शन शास्त्र का मतलब यानी कि ये भी संस्कृत को जानता था, अदरवाइज कैसे जानेगा कि भारत का दर्शन क्या है। तो ये संस्कृत का ज्ञाता, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, और फराबी एक विद्वान ये भी था, इसके बारे में कुछ खास डिटेल नहीं है। और एक बैहाकी है, तारीख सुबकतगीन का लेखक, सुबकतगीन का लेखक है ये, ठीक। इसके बारे में, बैहाकी के बारे में एक इतिहासकार हैं लेनपुल, लेनपुल एक इतिहासकार है। वो इसके बारे में क्या लिखता पता,
बैहाकी को वो कहता है पूर्वी पेप्स की उपाधि। पूर्वी पेप्स, अब पता नहीं है पूर्वी पेप्स क्या मानता है इसको, इसको क्या कहता है, बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहता है, हो सकता कोई उपाधि हो। और फारस का कवि उजारी इसी के दरबार में, फारस कवि उजारी भी है। फिर वो ये महमूद गजनवी के बता रहा हूं मैं तुम्हें। खुरासानी विद्वान तूसी, तूसी भी इसके दरबार में। अब ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन में बता रहा हूं। तूसी की पुस्तक है सियासतनामा, और सियासतनामा में ही पहली बार मनसब शब्द का उल्लेख है। और लेनपूल क्या कहता है हुमायूं के बारे में, ये वो इतिहासकार जो हुमायूं के बारे में कहता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। ये स्टेटमेंट किसके बारे में देता है, लेनपूल हुमायूं के बारे में, क्योंकि वो सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर ही 1556 में मर गया था। तो लेनपूल उसके ऊपर कहता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक। और तूसी, जो खुरासानी विद्वान तूसी और महान शिक्षक और विद्वान अंसूरी, अंसूरी भी इसके दरबार में है। जरूरी नहीं सब के बारे में जानना हो। और फिरदौसी, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा, जो मैं आपको बता चुका हूं, वो भी इसके दरबार में है। तो फिरदौसी भी है, अंसूरी भी है, और असजदी और फर्रुकी, ये नीले पेन में लिख रहा हूं मैं, असजदी फर्रुकी, ये सारे विद्वान हैं महमूद गजनवी के। कोशिश करो याद करने की। और सभी योग्य, और महमूद गजनवी ने सभी को संरक्षण दिया। सोच के देखो, उसने देश विदेश के कलाकारों को गजनवी में बुलाकर भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। इस्लामी संसार की शोभा, वैभव और योग्यता का महान केंद्र स्थान बन गया। ये गजनी के बारे में जानते हैं। तो उसकी सेना में अरबी भी थे, तुर्की भी थे, अफगान भी थे, हिंदू भी थे। वो सम्मान और साम्राज्य की लालसा करता रहा, लेकिन उसका अंतिम मकसद क्या था, सिर्फ धन संपदा लूटना हिंदुस्तान की। और उसने इराक और कैस्पियन सागर से लेकर गंगा नदी तट तक विजय अभियान चलाया। इराक के कैस्पियन सागर से लेकर गंगा नदी तक उसका विजय अभियान चलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे तैमूर का विजय अभियान चलता था, या चंगेज खान जो सब कुछ ही नष्ट कर देता था, पूरा चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया, यूरोप की बाउंड्री तक, अफगानिस्तान तक आता हुआ चंगेज खान भी जीता था। तो भारतीयों को परास्त करके उसने ये बता दिया कि कैसे भारतीय खोखले हैं, मतलब कि आपस में लड़ते रहते हैं, ये चीजें। तो धन का लालची था। ठीक। अब प्रख्यात विद्वान फिरदौसी कहता है, या देखो जो फिरदौसी है ये क्या करता है, जिसने क्या लिखी पुस्तक, शाहनामा। ये जो फिरदौसी है इसके बारे में एक बात बताता हूं अभी। क्या बात है कि भाई भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य उसकी धन की लालसा थी, सब जानते हैं, कोई बात नहीं। और अपनी मृत्यु के अवसर पर वह सोचकर बहुत दुखी हुआ, क्या कि उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो फिरदौसी कहता है कि प्रत्येक छंद की रचना के लिए उसे सोने की दिनार देने का वादा किया था। तो फिरदौसी से क्या कहता है कि मैं प्रत्येक छंद की रचना के लिए, देख लो भाई,
तो हम भी कह देंगे सर मैं देखो विकास सर मैं एक एक छंद लिख दूंगा लेकिन मुझे 1 दिनार चाहिए सोने की, तो हो जाएगा पॉसिबल ऐसा? तो प्रत्येक छंद की रचना के लिए उसे क्या कहा, एक स्वर्ण दिनार मिलने का वादा था। ये फिरदौसी बोलता है इसके लिए महमूद गजनवी के लिए। चलो भाई, अब उसने 1000 छंद के शाहनामा के उसके समक्ष प्रस्तुत किया, तो उसने इस उम्मीद में कितने छंद लिख दिए, 1000 छंद। तो लाओ भाई मुझे 1000 दिनार दे दो सोने की। तो फिरदौसी पुस्तक शाहनामा में बात बोलता है, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, ना भाई मैं ना दूं। तो फिरदौसी ने इनकार कर दिया, और यद्यपि इसका मुख्य कारण महमूद के कृपा पात्र अयाज फिरदौसी के विरुद्ध षड्यंत्र था। ये अयाज ने उसको भड़का दिया महमूद गजनवी को कि इन्हें कुछ रचना लिखा, लिपा पोती मारी, ये टिप्पू है छोड़। तो महमूद गजनवी उसको कोई दिनार नहीं दी। बाद में फिरदौसी के पास स्वर्ण की दिनार भेज दी, लेकिन बाद में भेजता रहो, अब कुछ कह नहीं सकते। उस समय तक फिरदौसी की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जब दांत था जब चने नहीं थे, और जब चने आए जब दांत नहीं है, वही बात हुआ। यानी कि जीते जी उसको स्वर्ण दिनार मिली नहीं, बाद में मिलती रही। एक सबसे बड़ी दुर्बलता थी उसका कुशल प्रबंधक न होना, इसलिए वो अपने विशाल साम्राज्य को स्थायित्व नहीं दे पाया। लेनपुल लिखता है इसके बारे में, यही लेनपुल, ये तो हुमायूं के बारे में लिखा, यही महमूद गजनवी के बारे में लेनपुल क्या लिखता है। चलो अलग से पेज पे ले आते हैं। लेनपुल महमूद गजनवी, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी पूछी हुई है, महमूद गजनवी के बारे में क्या लिखता है, इसलिए मैं बता रहा हूं किसने क्या कहा। क्या लिखता है कि महान सैनिक था और उसमें अपार साहस और शारीरिक और मानसिक शक्ति थी। महान सैनिक, ठीक था जी। अपार साहस, ठीक था, ये भी था जी, अपार साहस था। शारीरिक और मानसिक शक्ति भी थी, चलो जी ये भी ठीक है, सारी चीजें थी, शारीरिक और मानसिक शक्ति भी थी, लेकिन रचनात्मक और दूरदर्शी राजनीतिक नहीं था। रचनात्मक दूरदर्शी राजनीतिक नहीं था। तो ये सारी चीजें तो थी उसमें, बाकी एक चीज ये नहीं थी, यानी कि ये 4-5 चीजें थी लेकिन ये नहीं थी, रचनात्मकता और दूरदर्शी, इसीलिए वो साम्राज्य को स्थापित नहीं कर पाया। तो इसमें जब शारीरिक और मानसिक रूप से उसमें शक्ति थी, तो ये रचनात्मकता और दूरदर्शिता क्यों नहीं आई, चलो अलग बात है। तो हमें ऐसे किन्हीं नियम, संस्थाओं और शासन प्रणालियों का पता नहीं है जिनकी नींव उसने डाली हो। कोई नियम बना, जैसे राजतव का सिद्धांत है बलबन का, अकबर का राजतव का सिद्धांत है, अलाउद्दीन खिलजी का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत इसमें नहीं आता। चलो भाई, बर्बर तो था ही, अनेक नगर लूटे, मंदिर लूटे, धर्म संपदा के नाम पर आक्रमण किया, तो अब उसको हम अच्छा शासक कैसे माने। अब बात करते हैं शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कौन है भाई ये, आक्रमण के इसका उद्देश्य क्या था, इसके आक्रमण का उद्देश्य
भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना? भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। जबकि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? अकूत संपदा प्राप्त करना, और ये गौर का निवासी था, इसलिए इसको मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। कैसे हुआ, क्या मामला हुआ? उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में तुर्की राज्य की इसने क्या की थी? भारत में स्थापना की थी। और कुछ इतिहासकार कहते भी गौर वंश जो है अफगानी था, अफगान का बताया, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं तुर्कों का ससबनी वंश था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है, जो वंश है, वो तुर्कों का ससबनी वंश था। क्योंकि अफगान वंश से ज्यादा सहमत नहीं है इतिहासकार, तो तुर्कों के ये ससबनी वंश, ये जो फारस से तुर्क में आया था, क्योंकि इस्लाम जो है वो अरब से ईरान में, मैंने बताया था, ईरान से कहां पर गया था? अरबों का आक्रमण हुआ था, तुर्की में चला गया था। तो जो फारस या ईरान से आया, तो वहां हालात खराब हुए, तो ये भारत की तरफ आ बढ़े, और गौर वंश के उत्थान में उसने सहयोग दिया था। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात जो मध्य एशिया है वो बदली हुई परिस्थितियों में उतना व्यवस्थित रहा ही नहीं, जितना गजनवी के काल में भी नहीं था। लड़ाइयाँ होती रहती थी, और सुल्तान 11वीं सदी में आते आते सल्जुक तुर्कों का प्रभाव मध्य एशिया में बढ़ गया। सल्जुक तुर्क थे, और महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारी उन सल्जुक तुर्कों का सामना नहीं कर पाए, और गजनवी साम्राज्य को खंडित करके सल्जुक तुर्कों ने गौरी वंश और ख्वारिज़म वंश को पनपने का अवसर दिया। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्था क्या है। तुर्क, उज्बेक और कजाकिस्तान। अब देखो कुछ चीजें मैं समझा देता हूं। पता नहीं भाई, आज ये पेन में ही गड़बड़ है या मेरे हाथ में ही गड़बड़ हो रही है। अब थोड़ा सा सही चल रहा है मामला। क्योंकि जब तक सही ढंग से हम चीज़ों को नहीं देखेंगे तो ये चीज़ें हैं। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब देखो, जो एरिया क्या है, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ पर एरिया है खुरासान।
इस खुरासान में हम आज यदि बात करें तो इस खुरासान में 3 क्षेत्र हैं, जिसको मैंने बताया था कि भी पूर्व से होने वाला उदय सूर्य। तो गौर साम्राज्य का शासन, तुर्की का ससबनी वंश जो पूर्वी ईरान से भारत आया था, यहां से ये यहां पर था ससबनी वंश, और यहां से ये कहां चला गया, तुर्की में। और ये खुरासान का जो क्षेत्र है, आज यदि हम बात किए जाएं तो ये कहाँ क्षेत्रों में आता है आपका, ये 3 जगह आता है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, यानी कि इन 3 देशों का आज का खुरासान है। और ये शिफ्ट कहां पर हो गया, ससबनी वंश तुर्की में, ये मामला है यहां तक। और बाद में यहाँ आगे आपके जो खुर प्लस आसान, मैंने बताया फारसी वर्ड खुर मतलब सूर्य, आसान का मतलब होता आने वाला, यानी कि पूर्व से सूर्य का आना। पूर्व से सूर्य का आना, खुरासान फारसी भाषा का। चलो अब होता क्या है, देखो गजनीवी व हेरात के बीच ये 3 क्षेत्र में दिखा देता हूं यहां पर। ये गजनी, ये हेरात, ठीक, और इनके बीच का जो क्षेत्र है ये है आपका गौर। यहां का था मोहम्मद गोरी, गजनी इधर है, हेरात आगे, दोनों के बीच में क्या आपका गोरी है, तो गोरी का क्षेत्र। अब देखो यहाँ क्या था कि महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारी और सल्जुक तुर्कों का प्रभाव मध्य एशिया में, ये आपका सारा जो पार्ट है, ये जो सारा हिस्सा है, ये आपका मान लो क्या है, मध्य एशिया। और यहाँ पर किसका प्रभाव बढ़ गया गजनवी के बाद, सल्जुक तुर्क। और सल्जुक तुर्क ने 2 साम्राज्य बता दिए, क्योंकि महमूद गजनवी मर चुका है और सल्जुक तुर्क का प्रभाव मध्य एशिया में बढ़ा, और इन्होंने गौर वंश और ख्वारिजम वंश की स्थापना की। थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया भाई। चलो, ख्वारिजम वंश तो मध्य एशिया की तरफ चला गया, और गौर वंश आपका मोहम्मद गोरी के माध्यम से आता है। तो महमूद गजनवी पहला सुल्तान था जिसने गौर को विजय करके वहां के निवासियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया था। इससे पहले वहां पर कहते हैं कि बौद्ध धर्म के लोग थे, यानी कि गजनवी ही यहाँ पर इस्लामिक सत्ता लाके आता है, पहले यहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबी लोग रहते थे। और 1163 से 1202 के समय गयासुद्दीन गौर यहाँ का शासक रहा, और उसका भाई जो शिहाबुद्दीन है उसने 1173-74 में, इसका भाई है शिहाबुद्दीन, ग्यारह सौ तिहत्तर 74 में उसने क्या कर लिया कि तुर्कों से गजनी छीन लिया। तो तुर्कों से गजनी छीन लिया शिहाबुद्दीन ने, जहां पर गजनी यानी कि ये जो एरिया है ये, तो तुर्कों का मामला
खत्म। थोड़ा सा इसलिए मैं डीप बता रहा हूँ बच्चों कि असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे ही सिस्टम आते हैं। अब मोहम्मद गोरी आता कहाँ से? शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ये जो शिहाबुद्दीन है यही तो मोहम्मद गोरी है। 1173-74 में ये योजना बनाता है और अपना शासन स्थापित कर लेता है। गजनवी और गौर वंश में शत्रुता चलती रही। उस समय तक पंजाब में गजनवी वंश का राज्य था और गजनी को जीतकर गोरी पंजाब पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता है, क्योंकि गजनी वंश गया, गोरी वंश आ गया। और पश्चिम की ओर गौर वंश का जो राज्य वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ की ख्वारिज्म आ गया। इधर ख्वारिज्म है, इधर पंजाब में गजनी वंश है। तुर्की गौर के अंदर यानी कि गौर क्षेत्र पर गजनियों को हटा दिया, खुद बैठ गए, तो उधर ख्वारिज्म के ताप तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, तो पंजाब की तरफ ही आएंगे। पंजाब की तरफ आएंगे तो ही गोरियों का क्षेत्र, गजनियों का क्षेत्र ये मुक्त कराएंगे और अपना साम्राज्य बढ़ाएंगे, क्योंकि उद्देश्य क्या था? इस्लामिक सत्ता स्थापित करना। तो मोहम्मद गोरी 1175 में जो गोरी है वो मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है। अब इसकी थोड़ी सी कहानी हम सुन लेते हैं। क्या देखो, गौर साम्राज्य की नींव अलाउद्दीन ने रखी। ये तो हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा इतिहास हम देख लें। ये शिहाबुद्दीन तो बाद में आएगा। गौर साम्राज्य की जो नींव है वो किसने रखी? आपकी अलाउद्दीन अलाउद्दीन द्वारा 1161 में। इसकी कहानी क्या है कि इसके भाई को जहर दिया जो गजनी शासक था बहराम शाह, और ये उसका बदला लेता है। और ये था सैफुद्दीन का बेटा, और सैफुद्दीन के दो बेटे हो गए, अलाउद्दीन और आपका इसका एक भाई और था जहांसोज की उपाधि धारण करता है अलाउद्दीन। ये जो सैफुद्दीन का बेटा है अलाउद्दीन, ये कहता है कि इसके भाई को गजनी शासक बहराम शाह ने जहर दे दिया, तो अलाउद्दीन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण करता है। और कहते हैं कि 7 दिन तक गजनी आक्रमण की। तो ये इसने क्या किया? भाई की मौत का बदला लिया, इस भाई को मारा गजनी बहराम शाह ने। और ये जो है सैफुद्दीन का बेटा था। तो कहते हैं कि सैफुद्दीन के एक बेटे को गजनी के शासक बहराम शाह ने जहर देकर मार दिया, और ये इसलिए इस पर आक्रमण करता है। ये फिर इसका बदला लेने के लिए गजनी पर आक्रमण करता है, और 7 दिन तक गजनी जलता रहा। और जलता रहा तो इसलिए ये एक उपाधि लेता है जहांसोज की। तो ये कहानी एक बार फिर सुन लो। गौर साम्राज्य की नींव सैफुद्दीन का बेटा अलाउद्दीन करता है 1161 में, क्योंकि इसके भाई को जहर देकर बहराम शाह ने मारा था जो गजनी का शासक था। और ये इसलिए सैफुद्दीन का बेटा था, तो बदला लिया, और बदला लिया तो 7 दिन तक गजनी जलता रहा, इसलिए इसने जहांसोज की उपाधि धारण की, जलाने वाला। और अलाउद्दीन
के दो भतीजे थे, उनको इसने रिहा कर दिया। एक था गयासुद्दीन और एक था शिहाबुद्दीन, तो नाम लिखा हुआ है। अब गयासुद्दीन का भाई शिहाबुद्दीन लिखा हुआ ना, ये दोनों किसके भतीजे थे? अलाउद्दीन के, यानी कि इसके भाई के। गयासुद्दीन जो था वो 1163 से 1202 पश्चिम की ओर चला गया। तो ये कहाँ चला गया? पश्चिम की ओर। पश्चिम में क्या है? ख्वारिज़म। तो ये तो ख्वारिज़म में चला गया। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये आपका भारत की तरफ आया, पंजाब की तरफ, जहां गजनवी वंश था। तो इस प्रकार दो भाई हैं, तो शिहाबुद्दीन बोलूं, मोहम्मद बिन साम बोलूं, मोहम्मद गोरी बोलूं, ये कहानी है। तो मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद गोरी, शिहाबुद्दीन गयासुद्दीन का छोटा भाई और अलाउद्दीन का भतीजा। तो इस वक्त गोरी वंश गजनवी व सुल्जुकों के अधीनता से मुक्त हो गया था। सुल्जुक भी गए, गजनवी भी गए, कौन आ गया? गोरी आ गया। अब बात करते हैं आगे। गोरी के आक्रमण। यहां पर आपका गौर और यहां पर मुल्तान, यहां पहला आक्रमण होता है 1175 में। इसने क्या किया? पहला आक्रमण किया। ठीक, अब यहां पहला आक्रमण ये मुल्तान में करता है। 11 गोमल दर्रे से आया था। मुल्तान को इसने जीत लिया, कोई खास इसका विरोध नहीं हुआ। खैबर और बोलन दर्रे से न होकर, यानी कि मोस्टली ये व्यापारियों के लिए होते थे, तो पश्चिम में मार्ग गोमल दर्रे से होकर ये इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का इसका इरादा था। चलो आ गया, इसने जीत लिया। लेकिन अब मामला दूसरा आता है। मूलराज प्रथम, यहां प्रमुख घटनाएं घटेंगी। 1178 में गोरी ने यहां के शासक पर आक्रमण किया और ये माना जाता है माउंट आबू का आक्रमण। मूलराज द्वितीय प्रथम जो है ये अल्पवयस्क है और इसकी माता है नायिका देवी। छोटा बच्चा है मूलराज प्रथम अभी। और 1178 में, सॉरी ये द्वितीय है, मूलराज द्वितीय, क्योंकि प्रथम तो पहले आएगा, भीम प्रथम से ही पहले आ गया। ये विधवा देवी जो नायिका है, ये किसकी पत्नी थी? मूलराज प्रथम के पिता कौन है? क्या कहानी है ये हम आपको बताते हैं। ये अजयपाल की पत्नी थी। अजयपाल की पत्नी है। जब इस पर आक्रमण हुआ
नायका देवी। तो नायका देवी बड़ी समझदार और कहते हैं चतुर लेडीज थी। तो यहाँ पे एक जगह है, और जगह कौन सी है वो, ये जगह है गदरा घट्टा कसा हारदा। मान लो ये जगह है गदरा घट्टा और कसा हारदा। ये गुजरात के जो माउंट आबू का एरिया है और राजस्थान का मिलता जुलता मिक्स सा एरिया था उस वक्त। हालांकि अब तो माउंट आबू कहाँ पर, राजस्थान में है। ये पता है क्या है, उबड़ खाबड़ जगह ढूंढी इसने, उबड़ खाबड़ और सकरी घाटी, जानबूझ के इसने ये जगह चुनी, भीड़ी जगह। और यहां पर मोहम्मद गोरी के घोड़े उतने कामयाब नहीं थे, उबड़ खाबड़ जगह सकरी घाटी है। तो 1178 में नायका देवी ने, जो पति अजयपाल था और मूलराज द्वितीय 1175 से 78 तक का इसका शासनकाल रहा है। इस दौरान मोहम्मद गोरी की ये पहली हार। तो मोहम्मद गोरी की पहली हार मुल्तान के बाद कहां पर हुई, मूलराज द्वितीय के शासनकाल में आबू का युद्ध कहा जाता है। आबू मूल जगह है, बड़ी जगह है, और मूल जगह आपकी गदरा घट्टा या कसा हरदा। तो कई बार कसा हरादा आ जाए और गदरा घट्टा आ जाए तो मतलब वही है जो माउंट आबू का युद्ध है, गड़बड़ न कर देना। और एक कुछ कहानी भी है इसमें कि हमीर जो बदल कर आमिर हो गया अपभ्रंश में, कि नायका देवी के मतलब कि मध्यकाल में तो नायका देवी यानी कि भारत के शासक एक महिला भी हमीर का बाद में अमीर बना एक मलेच्छ को हरा देती थी। ऐसी पंक्तियां भी लिखी गई हैं प्रशंसा में। तो ये नायका देवी का एक हुनर था, जिन्होंने किसको पराजित किया, मोहम्मद गोरी को। तो बाद में 75 से 78 जो है ये शासक हैं। फिर 1178 से 1240 तक आपका भीम द्वितीय है। भीम प्रथम आपका पहले हो चुका है, जिसमें महमूद गजनवी आक्रमण करता है। वो आपका 1022 1012 से या 13 से 1034-35 तक आपका भीम प्रथम का है। तो भीम प्रथम अलग है और ये आपके भीम द्वितीय अलग है, मूलराज प्रथम अलग है, मूलराज द्वितीय अलग है। सारे आपके चालुक्य वंश के शासक हैं, ये ध्यान रखना, गुजरात के सोलंकी। तो जो माउंट आबू 1179 में गोरी ने पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार थोड़ा सा आक्रमण चलता रहता है। 1185 में गोरी सियालकोट जो साकेत माना जाता है, साकल वहां से चला गया, और खोखर की जाति थी जो जाट माने जाते थे, उनकी सहायता से उन्होंने सियालकोट जीता। लेकिन बाद में इन खोखरों के खिलाफ ही लड़ता हुआ कहते हैं ये मारा गया। और 1192 में ये अपने गोरी वंश के गुलाम रूप में दास वंश की क्या होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से स्थापना करता है। लेकिन अब मोहम्मद गोरी का मेन पॉइंट क्या है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। गजनवी और गोरी के आक्रमण हो गए। अब अगली क्लास में हम विधिवत सुल्तनत की नींव रख देंगे और किसके समय क्या हुआ ये चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कैसे शासन घटता है, क्या कहानियां हैं, अलाउद्दीन खिलजी आता है, क्या कहानियां, ये सारी चीज़ें बताते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।